जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपी पुलिस, यूपी पैट तथा यूपी लेखपाल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके का एक शानदार सेशन, जिसमें हम देखेंगे जीएस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलना है। ठीक है, ज़रूर जुड़ेंगे और देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। ठीक है, आप लोगों को एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी है। समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है। यदि आपका समय खराब है तो परेशान ना हो, बस इस समय का इंतजार करें क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, बार बार बदलती रहती है, अपनी दिशा बदलती रहती है समय के साथ साथ, उसी प्रकार यदि आपका समय खराब चल रहा है तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत को और अच्छे से करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, तो आपका समय ज़रूर बदल जाएगा। यदि आपकी जो तैयारी है वो दृढ़ और संकल्प के साथ की गई है तो वो समय आपके ज़रूर बदल देगी। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौरा चौरी कांड के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? क्या पूछ रहा है हमसे, जो चौरा चौरी कांड हुआ था इसके पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया था, खिलाफत आंदोलन स्थगित किया था, या असहयोग, या फिर चंपारण? ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले तो चौरा चौरी कांड के बारे में। सर, चौरा चौरी कांड क्या था? तो याद रखेंगे ये घटना थी 4 फरवरी, याद रखेंगे साथी, 4 फरवरी 1922 की एक घटना थी, जिसके तहत क्या हुआ था, जब अंग्रेजों ने हिंसकपूर्ण तरीका अपनाया, जो विद्रोही थे असहयोग आंदोलन के, उनके खिलाफ जब अंग्रेजों ने हिंसकपूर्ण तरीका अपनाया, रवैया अपनाया, तो इस दौरान जो विद्रोह कर रहे थे यानी असहयोग आंदोलन का भाग ले रहे थे लोग, उन लोगों ने क्या किया, गोरखपुर में, कहाँ पर, याद रखेंगे, गोरखपुर में एक पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी में क्या लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, याद रखेंगे, इस पुलिस चौकी में लगा दी जाती है आग। ठीक है, और इस जब चौकी में आग लगाई जाती है साथी, तो यहाँ पर 22 लोग मारे जाते हैं, 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं, जिनमें से 21 कांस्टेबल और एक दरोगा थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो याद रखेंगे 4 फरवरी 1922 के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इस दौरान अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर क्या गलत रवैया अपनाया, यानी मारपीट का रवैया अपनाया। तो इससे भड़क कर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया, चौरा चौरी कांड को यानी चौरा चौरी घटना को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो इससे संबंधित हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। जब ये घटना हुई तो जब गांधी जी को पता चला, ये घटना थी आपकी, शायद आपकी ये घटना थी 4 फरवरी की, लेकिन गांधी जी को पता चला था 9 फरवरी को। जब गांधी जी को पता चला तो ये इस समय कहाँ पर थे, बारदौली में थे, और इन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी 12 फरवरी को। 12 फरवरी को बारदौली में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, और 12 फरवरी 1922, याद रखेंगे, 12 फरवरी 1922 की ये वही दिन है जिस दिन असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो 4 फरवरी की घटना के बाद गांधी जी को 9 फरवरी को पता चलता है, और 12 फरवरी को गांधी जी क्या कर देते हैं, जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगर बात कर लेंगे हम असहयोग आंदोलन की, तो ये 1 अगस्त को, याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये एक आंदोलन असफल आंदोलन था, ये भी याद रखेंगे। कैसा था ये, असफल आंदोलन था, ये सफल नहीं हो पाया था क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, तो ये मार्च 1919 में हुआ था। कब हुआ था साथी, ये मार्च 1919 में हुआ एक आंदोलन था, और इस आंदोलन में भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्य लीडर था खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य लीडर था, वो आपके 2 भाई थे, जिनमें आपके शौकत अली और मोहम्मद अली थे। कौन थे, याद रखेंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली नामक 2 भाई थे। ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को लखनऊ से शुरू किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चला कब था, तो मार्च 1919 में चला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये साथी 2 चरणों में चला था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पहला चरण 1930 में चला था, जो आपका दांडी यात्रा के दौरान प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 1931 में, ठीक है, 1931 से 1932 तक द्वितीय चरण में
सॉरी, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो एकमात्र आंदोलन जो 2 चरणों में चला था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसका नेतृत्व भी किसने किया था? तो बापू ने किया था, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में साथी, तो चंपारण जो आंदोलन था ये आपका 1917 में चला था। कब चला था? 1917 में। और इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन था, ये भी याद रखना है। इस आंदोलन को कैसे याद रखना है कि गांधी जी का पहला आंदोलन जो भारत में चला था वो चंपारण आंदोलन था। ये कहाँ पर चला था? बिहार के चंपारण जिले में चला था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 1917 में चला था, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? ऐसा क्या है रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज में जो खाद्य पदार्थ इसमें क्या होते हैं? खराब नहीं होते। ठीक है, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों में रोगाणु रहित कर देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है। वो किस तरह से? जो देखो, रेफ्रिजरेटर में सब्जियां या खाद्य पदार्थ रखने से जो उसमें जीवाणु होते हैं, जो आपके खाद्य पदार्थ में जीवाणु होंगे या फफूंदी होगी, वो कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, आप लोग क्या करते हैं? सब्जियां लाए, फ्रिज में रख दी। कहाँ पर रख दी? आपने फ्रिज में सब्जियां रख दी, उसके बाद सीधा फ्रिज से निकाल के खा गए, तो ऐसा नहीं होता है साथी। क्योंकि फ्रिज से जब सब्जियां निकलती हैं तो ये जो जीवाणु और फफूंदी होते हैं ये पुनः से कैसे हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। फ्रिज में चले जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज से बाहर निकलते ही क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। तो आपको सब्जियों और जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जो फ्रिज में रखे हैं उनको धोकर खाना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो सब्जियां हैं उनको धोकर खाएंगे यदि आपकी फ्रिज में रखी हुई है। ठीक है, इससे क्या होगा? पानी से ये जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, यानी कि धुल के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेफ्रिजरेटर में जो जीवाणु और फफूंदी होती है वो कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर से जैसे ही बाहर आते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इसके इनमें से कोई आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस के बारे में, तो ये CFC गैस प्रमुख है। कौन सी? CFC। और इसी गैस को हम F12 के नाम से जानते हैं, जिसे हम फ्रीऑन 12 कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीऑन 12 कहते हैं। CFC गैस रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है और ये इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये भी जिम्मेदार होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पर समान होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा तापमान है जो आपका डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों में कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका -40 डिग्री। क्या होता है? -40 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपका -40 डिग्री होता है ये आपका सेल्सियस में नापा जाए या आपका -40 फ़ारेनहाइट नापा जाए, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो जाते हैं? आपस में दोनों पैमाने बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान की, किसके? स्वस्थ मनुष्य के तापमान की, स्वस्थ मानव के तापमान की बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस में ये आपका हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.4। कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको देख लेंगे यहाँ पर 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लेंगे एक बार से। ठीक है, तो स्वस्थ मानव का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट होता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन इसमें एक फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखेंगे, C/9 F-32। एक मिनट, F-32 बटे, सॉरी एक मिनट, C/5 F-32 बटे 9 इज इक्वल टू K-273 बटे 5। ऐसा होता है फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। इसमें आपको चेंज करने के लिए कभी कभी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जो अपना पृथ्वी है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे जब जीवन संभव होता है तो वो इस एक कुल मिलाकर के क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो आप अपनी जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगी? एक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बात की जाए इस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो मुख्य स्रोत है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? पृथ्वी पर अपने कौन जाता है? सूर्य की ऊर्जा जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। किसकी ऊर्जा जाती है? यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? आपका सूर्य हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। इसको भी याद रखेंगे। ATP की बात की जाए साथी, तो ATP के रूप में ऊर्जा कहाँ पर संचित होती है? इसको याद रखेंगे। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ऊर्जा आपकी ATP के रूप में संचित होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। क्या पूछा है? सही नहीं है। ये जरूर देखना है सही पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, एक तरफ आपके तेल शोधक कारखाने दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ क्या दिया गया है? राज्य दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले नुमालीगढ़ के बारे में। किसके बारे में? नुमालीगढ़ के बारे में बात की जाए तो सर ये असम में स्थापित है। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, 2001 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना है इसकी स्थापना 2001 या 2000 में हुई थी। ठीक है, और इसको याद रखना ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम में। असम में ही आपका एक डिगबोई कारखाना है जो कि भारत का सबसे प्राचीन है। कौन सा? डिगबोई जो तेल रिफाइनरी है ये असम में है और ये भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी है, ये भी याद रखना है। अगर बात की जाए बरौनी की, किसकी? बरौनी की, तो बरौनी आपकी तमिलनाडु में नहीं होगा। ठीक है, बरौनी कहाँ पर हो जाएगी? तो याद रखना है बिहार में हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी? बिहार में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए कोयली की, तो कोयली का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और मंगलौर, कल हमने आपको पढ़ाया था न्यू मंगलौर तट के बारे में, कौन सा है? कर्नाटक का है। तो मंगलौर तेल, इसी से याद रखना है, मंगलौर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर हो जाएगा? मंगलौर, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कल हमने देखा था न्यू मंगलौर तट कौन सा कोस्ट है, कौन से राज्य का? तो कर्नाटक का कोस्ट है। उसी प्रकार कर्नाटक से याद रखना है, यदि मंगलौर शब्द आता है तो वो कहीं ना कहीं कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कोयली आपकी गुजरात में हो जाएगी। इसके अतिरिक्त गुजरात में आपकी अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी लगाई गई है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए बरौनी की, तो बरौनी आपकी बिहार में हो जाएगी, ये तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिलान करने के लिए दिया गया था, जो सही नहीं पूछा था वही आपका बरौनी हो जाएगा। ठीक है, नुमालीगढ़ की बात की जाए तो असम में है, असम में आपका डिगबोई भी है, बरौनी आपका बिहार में हो जाएगा, कोयली गुजरात में, मंगलौर आपका कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? ठीक है, तो बात करेंगे ऐसा कौन सा राज्य है। ऐसा राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा? नेपाल, भूटान और चीन से सीमा लगाने वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो ये तीन देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपना सिक्किम स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका भूटान हो जाता है। क्या हो जाता है? भूटान हो जाता है, और इसके ऊपर आपका चीन हो जाता है, जबकि बगल में क्या हो जाता है? नेपाल हो जाता है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है? सिक्किम स्थित है। ठीक है, सिक्किम कहाँ पर है? नेपाल, भूटान और चीन के बीच में स्थित है, और यहीं पर पश्चिम बंगाल से संबंधित आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। कौन सा? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो भी ये भी आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करता है, जिसमें आपका पहला तो नेपाल और भूटान हो जाएगा, जबकि पहला और दूसरा नेपाल, भूटान हो जाएगा, जबकि तीसरा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसको भी याद रखेंगे। 3 देशों से पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। ठीक है, मिजोरम की बात की जाए तो ये बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। किससे? बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश आपका चीन और म्यांमार से सीमा साझा करता है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चीन 2 देशों से सीमा साझा करता है। मिजोरम भी 2 देशों से सीमा साझा करता है। 3 देशों से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से, और सिक्किम भी आपका 3 देशों से, जिसमें नेपाल, चीन और भूटान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पूछा है हमसे? क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से सीमा लगती है किसकी? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति के बारे में बात की जाए तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, देखो सब्जियों से संबंधित या उत्पादन से संबंधित जो भी क्रांति हुई है, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब तक जितनी भी क्रांतियां हैं, जैसे लाल क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, इसके अतिरिक्त क्या हो जाती है? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के अलावा आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति, ये सारी की सारी जो क्रांतियां हैं, इसके अतिरिक्त आपकी गोल क्रांति हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? गोल क्रांति। ये सारी की सारी जो क्रांतियां हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपकी आ जाती हैं इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। लाल क्रांति की बात की जाए तो मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से हो जाएगी। पीली क्रांति आपकी सरसों उत्पादन से हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? हरित क्रांति आपकी हरी जो आपका अनाज उत्पादन है, इससे संबंधित हो जाएगी, जबकि श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित हो जाती है। ठीक है, और गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित हो जाती है। कोई भी क्रांति यदि आपकी 3-4 दी जाती हैं और इंद्रधनुष क्रांति पूछी जाती है, तो उस समय आपका उपरोक्त सभी आंसर माना जाता है। क्या माना जाता है? इंद्रधनुष क्रांति के बारे में सारी की सारी क्रांतियाँ आपकी इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश साथी, तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। या जनसंख्या में पूछे, क्या पूछे? जनसंख्या में पूछे, या फिर आपका किस में पूछे? क्षेत्रफल में पूछे, तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप माना जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार में आपकी सैडल पीक है। क्या है?
सैडल पीक, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका साउथ बटन नेशनल पार्क है। क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखेंगे। महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखेंगे, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से 3 क्वेश्चन, सैडल पीक और जो आपका क्या हो जाएगा आपका ये, 1 मिनट, यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? सैडल पीक देखा, साउथ बटन नेशनल पार्क देखा, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखा, ये सारे के सारे अंडमान निकोबार से हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात की जाए पुदुचेरी के बारे में, तो पुदुचेरी भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के सीएम की बात की जाए सर, तो एन रंगास्वामी। कौन हो जाएंगे? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी क्या है? यहाँ के सीएम हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, इसको भी याद रखेंगे। 2 ऐसे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 2 मात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं। एक आपका हो जाता है पुदुचेरी, जबकि दूसरा कौन सा हो जाता है? दिल्ली। दिल्ली में किसकी सरकार है? तो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर अगर पूछा जाए, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन दीव की बात की जाए तो याद रखना है साथी 26 जनवरी, कब याद रखना है? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक कर दिया गया था। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पहले ये दोनों के दोनों अलग होते थे, लेकिन वर्तमान में ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रेड रॉट। क्या कह रहा है? रेड रॉट नामक बीमारी यानी कि रोग किस फसल से संबंधित है? तो रेड रॉट से मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप गन्ना खाते हैं तो उसमें अंदर लाल कलर की एक सड़न प्रकार की आपको दिखाई देता है। कभी कभी गन्ना खाते कभी कभी सड़न लाल प्रकार की दिखाई देती है, तो उसी को कहा जाता है साथ ही रेड रॉट रोग। क्या कहा जाता है? रेड रॉट। और ये रेड रॉट होता किस में है? तो गन्ने में होता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड रॉट, गन्ने में। लेकिन धान की बात की जाए तो धान के जो खेत होते हैं इनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो CH4 निकलती है, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। धान के खेतों से CH4 गैस निकलती है, ये याद रखना है आपको। और गोल्डन चावल की बात की जाए, किसकी? गोल्डन चावल की बात की जाए सर, तो इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, ठीक है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, जबकि पॉलिश चावल की बात की जाए तो यहाँ पर विटामिन B1 क्या होता है? विटामिन B1 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये धुल जाता है पॉलिश चावल में। और गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, पॉलिश चावल में क्या होता है? विटामिन B1 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा को हमने कल बताया था, ये कैसी फसल है? ये खरीफ की फसल है, ठीक है। और ये आपका मोटा अनाज है, ठीक है, मोटा अनाज है। और मोटे अनाज के लिए वर्ष कौन सा दिया गया है? ये वर्तमान में जो चल रहा है 2023, UNO के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और बाजरा आपका खरीफ की फसल है, इसे मोटा अनाज कहा जाता है। और बाजरा का अगर वर्ष पूछ लेगा कौन सा है? 2023 है, ठीक है। अगर चना की बात की जाए तो चना भी आपका मोटा अनाज है। और इसके अतिरिक्त चना में एक रोग होता है जिसे हम उकठा रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उकठा रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है चना के बारे में। चना में कौन सा रोग होता है सर? तो उकठा रोग होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और रेड रॉट बीमारी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बैलाडेला की खान कहाँ पर स्थित है? बैलाडेला की खान की बात की जाए सर तो ये आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी बैलाडेला की खान। और ये किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है? तो याद रखना है ये आपकी लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? जो लौह अयस्क है इसी के उत्पादन के लिए प्रमुख है, ठीक है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रमुख है आपकी बैलाडेला की खान, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है झारखंड में आपकी एक खान है जिसका नाम है झरिया। क्या नाम है? झरिया खान की बात की जाए तो ये आपकी हो जाती है कोयला के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार की बात की जाए तो बिहार को आपको बताना है, इसको बौद्ध धर्म का राज्य कहा जाता था पहले। किसका? याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और भगवान बुद्ध का जो निर्वाण हुआ है वो आपका कुशीनगर में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, इसको याद रखना है, ठीक है, कुशीनगर में। और बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है, क्योंकि इसको बौद्ध धर्म का गढ़ कहा जाता था, ठीक है। तो हमने देखा बैलाडेला की खान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में झरिया खान प्रसिद्ध है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? देखो साथी, जब लावा का प्रवाह होता है, सबसे पहले तो याद रखना है मैग्मा और लावा के बारे में, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए साथी तो मैग्मा जो आपका ये लावा होता है जब पृथ्वी के अंदर होता है। किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जो आपका लावा भरा होगा उसको किस नाम से जानेंगे? मैग्मा के नाम से। लेकिन यही लावा जब ज्वालामुखी माध्यम से बाहर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा? पृथ्वी के बाहर सतह पर आ जाएगा।
कहाँ पर आ जाएगा, पृथ्वी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के जब बाहर आ जाएगा तो इसको किस नाम से जानेंगे, लावा के नाम से। और आपने देखा होगा जो मैग्मा होता है वो जलता रहता है, कैसा जलता रहता है। और जब कोई चीज़ जल जाती है तो वो ठंडी होने के बाद कैसे कलर की हो जाती है, काली कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, काले कलर की। ठीक है, याद रखना है। जब जैसे लावा है आपका जल रहा है, और कोई चीज़ आपने देखा हो जो भी जलती चीज़ है वो जब आपकी कैसी हो जाती है, जल जाती है पूर्ण रूप से, तो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो याद रखना है लावा का जो प्रवाह होता है जब ये ठंडा हो जाता है तो कौन सी मिट्टी बनेगी, ये काली मिट्टी बनेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, लावा के प्रवाह से होता है। और मैग्मा जो होता है, पृथ्वी के अंदर के लावा को मैग्मा कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के बाहर जो मैग्मा आ जाता है उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो ये उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं ये मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है। और लेटराइट मिट्टी आपकी, इसमें लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। कार्डेमम की पहाड़ियों की बात की जाए सर तो ये आपकी हो जाएंगी कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु में स्थित हो जाएंगी कार्डेमम की पहाड़ियाँ। जिस प्रकार से अपने दक्षिण भारत का जो मैप है, यहाँ पर एक साइड होता है आपका तमिलनाडु, क्या होता है, तमिलनाडु। ठीक है, और दूसरी साइड आपका है केरल, क्या है, केरल। ठीक है, इसको याद रखना है। केरल और तमिलनाडु में जब ये जो स्थान है, इस स्थान पर क्या पाई जाती है, कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कार्डमम का मतलब क्या होता है, इलायची की पहाड़ी। किसकी, यहाँ पर इलायची का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, कार्डमम का मतलब ही इलायची होता है, इंग्लिश में कार्डमम, हिंदी में इलायची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में किस स्थान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व के यूरेनियम भंडार स्थित है। ठीक है, तो बात करेंगे भारत के किस स्थान पर अत्यधिक महत्व के यूरेनियम भंडार स्थित है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंह भूमि। क्या हो जाएगा, सिंह भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। अगर बात की जाए साथ ही सिंह भूमि की तो ये आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पर पड़ता है, आपको याद रखना है, झारखंड में। ठीक है, और झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका यूरेनियम के भंडार के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यूरेनियम मिलता है आपका ललितपुर में। कहाँ पर मिलता है, ललितपुर में, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, जबकि सिंह भूमि क्षेत्र जो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये आपका झारखंड में है। ठीक है, अगर बात करेंगे क्योंझार के बारे में साथी तो ये आपका मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए। मैग्नीज उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है, आपका क्योंझार क्षेत्र है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अभी हमने बात की थी झरिया प्रदेश की, ये आपका झारखंड में है, और ये आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका हो जाएगा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, झरिया आपका किसके लिए हो जाएगा, कोयला के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो झरिया की बात की जाए झारखंड में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि क्योंझार आपका मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा में स्थित है। सिंह भूमि आपकी झारखंड में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और इसी कॉरिडोर से क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार क्या है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंह भूमि, जो आपकी यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है जो 7 बहनों का भाग नहीं है। वह कौन सा एकमात्र राज्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 7 बहनें हैं उनका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे 7 बहनों के बारे में। 7 सिस्टर के क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो राज्य हैं इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और इनमें से कौन कौन शामिल है तो आपको याद रखना है असम। क्या है, आपको सबसे पहले तो याद रखना है असम के बारे में। दूसरा आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। किसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश आपका ये हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तीसरे स्थान पर आपका आता है मेघालय। क्या आता है, मेघालय। मेघालय के साथ साथ क्या आ जाता है, आपका त्रिपुरा आ जाता है। ठीक है, त्रिपुरा आ जाता है। इसके अतिरिक्त क्या आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। मिजोरम के अतिरिक्त क्या आ जाता है, मणिपुर आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, मणिपुर आ जाता है। और इसके अतिरिक्त क्या आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। ठीक है, ये सारे की सारी क्या है, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ये अपने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं। क्या है, नॉर्थ ईस्ट राज्य। अगर पूछे सर 7 सिस्टर कहाँ क्यों जाता है तो याद रखना ये आपका जो टोटल जो इंडिया है वो एकदम इससे अलग हुए हैं, यानी कि कटे हुए हैं। और ये जो अपना व्यवसाय है या फिर कह सकते हैं
कोई भी उत्पादन की चीज़ हो, खान पान की चीज़, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो आप देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन, याद रखेंगे ऑप्शन सी, सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। सिक्किम आपका इसका हिस्सा नहीं है। इसमें केवल कौन कौन से राज्य हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 7 राज्य आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे क्या हैं, राज्य हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में सर्वप्रथम अगर बात की जाए आधुनिक सूती कपड़ा मिल के बारे में, तो साथ ही इसकी स्थापना होती है मुंबई में। कहाँ पर होती है, मुंबई में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना मुंबई में कब होती है, तो याद रखेंगे 1854 में होती है। कब होती है, 1854 में इसकी स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त 2 साल बाद 1856 में आपकी कोलकाता में भी स्थापना की जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो है आपकी ये असफल रहती है, जबकि सफल जो स्थापना हुई थी वो उस समय बम्बई के नाम से जानते थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से, ठीक है। और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना 1854 में हुई थी, ठीक है। अगर बात की जाए कानपुर के बारे में, तो इसे कहा जाता है साथ ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसके कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। उत्तर भारत में आपके सूती वस्त्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखना है उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर भारत में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा। जबकि लखनऊ की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और मुंबई में आपकी पहली बार आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो बात करेंगे ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में, तो जब ये विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस में कौन है, आपकी जलवाष्प हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है साथ ही, जलवाष्प हो जाती है, जो कि सर्वाधिक निकलने वाली गैस है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर क्या निकलती है, आपकी CO2 निकलती है, ठीक है। फर्स्ट स्थान पर कौन हो जाएगी, आपकी जलवाष्प हो जाएगी, जबकि CO2 दूसरे स्थान पर हो जाएगी, ठीक है। अगर बात की जाए जलवाष्प के बारे में साथी, तो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। किसके लिए, ग्रीन हाउस के लिए, जो आपकी ग्रीन हाउस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन है, जलवाष्प है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, जो ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक निकलने वाली गैस है तो जलवाष्प हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन है, तो ये भी आपकी जलवाष्प ही हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। अगर बात की जाए भारत में चावल के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर साथी, दूसरे स्थान पर। अगर बात की जाए पहले स्थान पर सर कौन है, तो आपको याद रखना है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चावल में फर्स्ट कौन है, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जबकि सेकंड की बात की जाए तो सेकंड आपका क्या हो जाता है, यूपी हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। कह रहा है ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, इनमें से अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो अभी हमने चर्चा की थी, ये आपका नेपाल से सीमा बनाता है। किससे, नेपाल से सीमा बनाता है। इसी के साथ साथ भूटान से सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये किससे सीमा बनाता है, आपका बांग्लादेश से सीमा बनाता है। किससे बनाता है, ये आपका बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका स्थित है कौन, नेपाल, सॉरी आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पर कुछ इस तरह से स्थित है। यहाँ पर सीमा इसकी नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है, यहाँ पर टोटल सीमा पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 3 देशों से सीमा साझा करता है, और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर पूछेगा कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो आपका लगभग 2507 किलोमीटर, कितनी, 2507 किलोमीटर ये लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अतिरिक्त बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान आपका पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी आपका पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश आपका नेपाल से सीमा साझा करता है। किससे, नेपाल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का सबसे लंबा रोपवे किस नदी पर स्थित है। अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर हो जाएगा साथी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो ब्रह्मपुत्र नदी का ये मान लीजिए ये एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है, इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी क्या करती है, फ्लो करती है, यानी कि बहती है, ठीक है। तो इनमें से आपका रोपवे डाला गया है, इनमें दोनों किनारों के ऊपर। तो सबसे लंबा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाता है, जो कि कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, असम में स्थित है, ठीक है, असम में स्थित है। अगर बात की जाए सतलुज नदी के बारे में, तो सतलुज नदी आपकी राकसताल नामक झील से निकलती है। कौन से, राकसताल नामक झील से, राकसताल नामक झील से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
इसके अतिरिक्त बात करते हैं साथ ही झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी को पुराणों में बितस्ता के नाम से जानते हैं। किससे? पुराणों में इसे हम बितस्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, बितस्ता नदी ये वही नदी है जहाँ पर आपका सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से। तो यमुनोत्री में एक पर्वत है जिसका नाम है इसका नाम है कालिंद पर्वत। क्या नाम है? यमुनोत्री आपका ग्लेशियर है, इसमें पर्वत का नाम है कालिंद पर्वत। क्या नाम है? कालिंद पर्वत। और इसी कालिंद पर्वत से आपकी निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी को इसीलिए क्या कहा जाता है? कालिंद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसको कालिंद्री कहा जाता है या कालिंदजा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बात की जाए भारत में सबसे लंबा रोपवे आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसने अपने यहाँ क्या शुरू किया है? रोपवे शुरू किया है। ठीक है, एकमात्र शहर जिसने अपने ओपन रोपवे शुरू किया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी में आपका क्या किया गया है? एक मिनट, वाराणसी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वाराणसी में क्या किया गया है? आपकी रोपवे सुविधा की शुरुआत की गई थी 2021-22 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे ब्रिज स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? अगर बात करेंगे बोडो जनजाति के बारे में साथी, तो बोडो जनजाति आपकी असम से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी? असम से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, और ये वही जनजाति है साथी जो बोडो भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? बोडो भाषा बोलती है। और ये जो बोडो भाषा है ये आपके भारतीय संविधान में स्थित है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है, सॉरी क्या है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो आपकी शेड्यूल है 8, कौन सी? शेड्यूल 8 है। इसी शेड्यूल 8 में ये शामिल है। कौन सी? बोडो भाषा। ठीक है, और ये बोडो जनजाति के द्वारा बोलो जाने वाली भाषा है। इसको याद रखना है आपको। 92 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है जो आपका बोडो भाषा है इसको 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके तहत कितनी भाषाएं जुड़ी थी? तो 4 भाषाएं जुड़ी थी, जिनमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाएं शामिल थी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन याद रखना है, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जबकि 21वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में जो आपकी शेड्यूल 8 यानी अनुसूची 8 है, इसमें कुल आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। इसमें भोजपुरी और राजस्थानी शामिल नहीं है, बाद बाकी सारी की सारी भाषाएं शामिल हैं। इसको भी याद रखेंगे। अगर बात की जाए नागालैंड की, तो नागा जनजाति के कारण ही इस राज्य का नाम क्या पड़ा है? नागालैंड पड़ा है। ठीक है, नागा जनजाति निवास करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर पूर्वी एक राज्य है जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, जिनमें से आपका यांगयाप दर्रा प्रसिद्ध है। कौन सा? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा की बात की जाए तो इसी दर्रे से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? अभी हमने जिसके बारे में चर्चा की थी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसी ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यांगयाप दर्रे के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर पाया जाता है दीफू दर्रा। क्या पाया जाता है? दीफू दर्रा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, जहाँ पर बोडो जनजाति निवास करती है। इसके अतिरिक्त असम में आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, सॉरी असम में नहीं है, वो आपकी मेघालय में गारो खासी जयंतिया, वहाँ पर यही 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी? आपकी बात की जाए गारो की, गारो के अतिरिक्त खासी की। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कौन सी? जयंतिया की। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ भी हैं और ये जनजातियाँ भी हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, मेघालय में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। असम की बात की जाए तो बोडो जनजाति पाई जाती है जो कि बोडो भाषा बोलती है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज के टॉप 20 प्रश्न और उनका एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो याद रखेंगे सेशन को लाइक करना है, आपको दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे इस तरह की जब क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, देखते रहिए जी ऐसा बड़ी डी सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, और तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।